नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 साझेदारी का वार्षिक हिसाब और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 देखा था और अलग अलग पत्रक तैयार हुए थे संपत्तियों के और जवाबदारियों के, इक्विटी और दायित्व के। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है उसमें पक्की तलपट दोनों कंबाइन, मतलब हमें इक्विटी और दायित्व और संपत्ति यानी दोनों यानी कुल मिला के पक्की तलपट का पत्रक तैयार करना है। तो सवाल देखेंगे हम। निम्नलिखित बाकियां मून लिमिटेड की बही से ली गई हैं। इन बाकियों पर से तारीख 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट कंपनी कानून 2013 की परिशिष्ट 3 के अनुसार तैयार कीजिए। अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे, ये अलग बनाया हमने, संपत्तियां अलग बनाया। अब हमें कंबाइन पूछा है, पक्की तलपट बनाना है, हमें मात्र पक्की तलपट ही बनाना है, वार्षिक हिसाब नहीं तैयार करना है। अगर सवाल में वार्षिक हिसाब कहा जाए तो हम लाभानी पत्रक और पक्की तलपट दोनों बनाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ पक्की तलपट कहा है तो हम सिर्फ पक्की तलपट ही बनाएंगे। तो मैंने फॉर्मेट आपको कहा था कि पहले आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर सवाल गिनिए तो आसानी रहती है। तो फॉर्मेट आपको कहा था मैंने कि फॉर्मेट सभी को तैयार होना चाहिए कि जिससे सवाल गिनने में आसानी रहे। फॉर्मेट एक बार तैयार हो जाने के बाद सवाल एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट आपके लिए तैयार कर दिया है और इसी तरह हम एग्ज़ाम में भी तैयार रखेंगे और सवाल पढ़ते जाएंगे और जिससे रिलेटेड एंट्री जिस शीर्षक के अंतर्गत आती है वहाँ पे इसकी रकम को लिख दिया जाएगा। तो विवरण पहले हम हेडिंग डाली है, मून लिमिटेड की तारीख 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट विवरण, नोट नंबर, रकम रुपए। और ये पद 6 इक्विटी दायित्व, उसमें जो भी डिटेल है, शेयर धारकों का बंडल हुआ, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व 3 पॉइंट है, उसमें सब पॉइंट भी मैंने लिख दिए हैं। फिर सेकंड संपत्तियां हैं, उसमें 2 पॉइंट, बिन चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां, उसके सब पॉइंट भी है वो जो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब एंट्रियां पढ़ते जाएंगे और जो शीर्षक के अंतर्गत वो एंट्री आती है वहाँ पे लिखते जाएंगे और रकम गिरते जाएंगे। और एंड में इक्विटी दायित्व का आंसर और संपत्तियों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो हमने कहीं भी गड़बड़ी की नहीं है, इतना हम मान के चलेंगे। क्रॉस चेक एक बार कर लेंगे। अगर सेम नहीं आता है तो हम एक बार फिर से रिवाइज एंट्रियों को बोर्ड में, अगर ऐसा लगता है कि हमारी जो है टोटल वो अलग अलग हो रहा है, तो हम एक बार बोर्ड की जब परीक्षा देने बैठेंगे आप लोग तो एक बार रिवाइज फिर से एंट्री को, कितनी बार क्या होता है जल्दीबाजी में कहीं का कहीं लिख दिया जाता है, तो एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे हम कि भाई हमने कहीं गलती तो नहीं की है। अगर आपका टोटल आ जाता है तो आप सही है, राइट है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको दिया गया है मिलना बाकी ब्याज। तो मिलना बाकी ब्याज ये एक तो पहले डिसाइड कर लेंगे किस तरफ आता है। मिलना बाकी ब्याज ये उधार बाकी है तो एक संपत्तियों की तरफ आएगा, क्योंकि ये पक्ष जो है जमा पक्ष है और ये जो पक्ष है ये उधार पक्ष है। तो मिलना बाकी ब्याज हम जानते हैं कि संपत्तियों के पक्ष में सबसे नीचे साइड आता है, तो सबसे नीचे साइड है ये कहलाती है अन्य चालू संपत्तियां। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिलना बाकी ब्याज और रकम इसकी आपको दे रखी है तो रकम की एंट्री भी कर देंगे 30,000। अगर इतना भी आप ध्यान में रखेंगे कि किसकी उधार बाकी होती जमा बाकी, अगर फॉर्मेट कितनी बार होता है कि हमें ध्यान में नहीं भी चढ़ता है, तो इतना ध्यान रखें कि जमा बाकी उधार बाकी करके भी आप सॉल्यूशन ला सकते हैं इसका। ठीक है, फिर है प्लांट यंत्र। तो हम प्लांट यंत्र जानते हैं संपत्तियां हैं और संपत्तियों में भी कैसी संपत्ति है हमारी, बिन चालू संपत्ति में, स्थायी संपत्ति में आएगा दृश्य दिखती है प्लांट यंत्र, इसलिए प्लांट यंत्र यहाँ पर लिख देंगे हम प्लांट यंत्र। और इसकी रकम है 15 लाख, तो हम यहाँ 15 लाख लिख देंगे। फिर दिया आपको इक्विटी शेयर पूंजी। तो इक्विटी शेयर पूंजी का तो हमारा फॉर्मेट तैयार है, यहाँ शेयर पूंजी डायरेक्ट ही दे रखा है आपको, इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर पूंजी, इसकी भी रकम आपको दी गई है 15 लाख, जो हम लिख देंगे। फिर है बैंक सिलक और रोकड़, ये भी डायरेक्ट हमें दे रखा है। बैंक सिलक ये भी उधार बाकी कहलाती है और इसको संपत्तियों पक्ष में देखिए यहाँ पे दिया गया है। चालू संपत्तियों के अंतर्गत रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में लिखा जाएगा बैंक सिलक और रोकड़। तो यहाँ इसकी एंट्री कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बैंक सिलक और रोकड़। और रकम इसकी देखिए कितनी दी गई है आपको, 67,500, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर सामान्य अनामत। सामान्य अनामत अनामत और आधिक्य के अंतर्गत लिखा जाएगा सामान्य अनामत और इसकी रकम दी है आपको 30,000।
फिर है अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक ये भी उधार और माल सामग्री के अंतर्गत आएगा, यानी चालू संपत्तियों में माल सामग्री के अंतर्गत आएगा अंतिम स्टॉक। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दिया जाएगा हम अंतिम स्टॉक, और इसकी रकम हम देख लेते हैं कितनी है। तो अंतिम स्टॉक की रकम है आपकी 2,70,000। यहाँ पे हमने लिख लिया 2,70,000। अब आती है बारी लेनदार की। लेनदार ये है व्यापारी देना, मतलब दायित्व है हमारा, तो देना व्यापारी देना के अंतर्गत लेनदार लिखा जाएगा। इस सवालों में, वार्षिक हिसाब के सवाल में कुल मिलाकर हमें फॉर्मेट एकदम लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मेट आपको लर्न है तो आपके लिए ये खेल मात्र है सवाल। सिर्फ एंट्रियों में आपको रकम लिखनी है और टोटल करना है, और कुछ भी ना किसी का टका निकालना है, ना प्लस करना है, ठीक है, ना माइनस है, ना गुणा भाग है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको रकम शीर्षक के अंतर्गत लिख देनी है। इतना ध्यान रहे कि पत्रक हमें तैयार होना चाहिए। 6 लाख लेनदार हो गए हमारे। देनदार है जो व्यापारी लेना के बीच में आएगा, देनदार, उसके शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाएगी रकम 3,45,000। करवेरा का प्रावधान, करवेरा का प्रावधान है, और करवेरा का प्रावधान ये अल्पकालीन प्रावधान यानी कम समय के लिए किया जाता है। तो चालू दायित्व के अंतर्गत अल्पकालीन प्रावधान में आएगा करवेरा का प्रावधान, और रकम है इसकी 90,000। फिर है 12% की बैंक लोन। बैंक लोन है, दीर्घकालीन उधार ली रकम है, ये लंबे समय के लिए ली जाती है। 12% की बैंक लोन कितनी है ये? 1,95,000। फिर है बिन चालू विनियोग। तो बिन चालू विनियोग आपका आएगा, बिन चालू विनियोग का फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। बिन चालू संपत्तियों के अंतर्गत बिन चालू विनियोग डायरेक्ट ही दिया गया है, किसी शीर्षक के अंतर्गत नहीं है। तो इसकी रकम है आपकी 45,000, तो यहाँ पे लिख दी जाएगी। फिर है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट ये है दीर्घकालीन लोन और धिराण में आएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, क्योंकि लंबे समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए डिपॉजिट दी जाती है। दीर्घकालीन लोन और धिराण एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, लोन में भी गिना जाता है इसको। 1,87,500। और लास्ट आपका है प्रोविडेंट फंड, जो दीर्घकालीन प्रावधान के अंतर्गत आता है। प्रोविडेंट फंड, क्योंकि लंबे समय के लिए फंड काटा जाता है कर्मचारियों का, जब कर्मचारी रिटायर होता है तब उसे वो पैसे दिए जाते हैं, तो ये कहलाएगा दीर्घकालीन प्रावधान। तो इसकी रकम दे रखी है आपको 30,000 रुपये। अब सारी डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो डिटेल नहीं दी गई है वहाँ पे हम डैश कर देंगे। जैसे अन्य दीर्घकालीन जवाबदारी नहीं दी है हमें, अल्पकालीन उधार रकम नहीं, अन्य चालू जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो अब प्रत्येक शीर्षक का हम टोटल लगाएंगे, तो ये 15,30,000 हो जाएगा इसका टोटल। और ये बिन चालू दायित्व का टोटल करेंगे तो इसका टोटल होगा हमारा 2,25,000। और इसका टोटल चालू दायित्व का लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6,90,000। और ये सारा इक्विटी दायित्व का टोटल हम करेंगे तो इसका टोटल आएगा हमारा 24,45,000। और इतना ही टोटल हमारा संपत्तियों पक्ष का होना चाहिए, तब हमारा आंसर सही है। स्थायी संपत्तियों में दृश्य है, अदृश्य नहीं है, अन्य बिन चालू संपत्तियां नहीं है, तो हम डैश कर देंगे और इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा इसका 17,32,500। और चालू विनियोग नहीं दिया है हमें, यहाँ पर अल्पकालीन लोन और धिराण नहीं दिया है, तो इसका टोटल हम लगाएंगे तो ये आएगा 7,12,500। और ये दोनों का टोटल हम करेंगे तो आएगी रकम हमारी 24,45,000। यानी हमारा इक्विटी दायित्व पक्ष और संपत्तियों का पक्ष दोनों सेम है, यानी हमारा आंसर राइट है। हमने जो एंट्रियाँ की हैं वो सब राइट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सवाल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6।
अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 31/3/2017 के दिन पूरे होते वर्ष के लिए पटेल लिमिटेड की जानकारी पर से कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार लाभ हानि का पत्रक तैयार कीजिए। अभी तक जो हमने सवाल सीखे उसमें हमने पक्की तलपट ही सीखा। पक्की तलपट का दायित्व पक्ष का हमने पत्रक तैयार किया, फिर संपत्तियों पक्ष का पत्रक तैयार किया, फिर वो दोनों कंबाइन करके पक्की तलपट तैयार किया हमने। अब हमें इस सवाल में अब लाभ हानि पत्रक तैयार करने को कहा है, सिर्फ लाभ हानि पत्रक। तो लाभ हानि पत्रक का हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे और मैंने यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर लिया है और जिसके शीर्षक के अंतर्गत जो एंट्री आती है वहाँ पर लिखना है हमें। ठीक है, तो लाभ हानि पत्रक में हम जानते हैं कि पहले हेडिंग डालते हैं हम, पटेल लिमिटेड की तारीख 31/3/17 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि पत्रक, विवरण, नोट नंबर, रकम रुपए। फर्स्ट पॉइंट आता है कामकाज विवरण में से उपज, जो बिक्री कही जाती है और शुद्ध बिक्री कहलाती है। बिक्री में से बिक्री वापसी माइनस करके यहाँ लिखते हैं अगर हो तो। फिर है सेकंड में अन्य उपज। अन्य उपज में जो भी एक्स्ट्रा उपज है, जो मैंने कहा था कि पत्रक के अलावा भी आप लोग याद कर लेंगे कि अन्य उपज कौन कौन सी है, वो लिखी जाएगी यहाँ पे। फिर कुल उपज में दोनों का टोटल हम करेंगे यहाँ पे। फिर खर्च में खरीदी है, स्टॉक में परिवर्तन है, प्रत्यक्ष खर्च है, कर्मचारियों के लाभ के खर्च है, वित्तीय लागत है, घिसाई और अपलिखित रकम है और अन्य खर्च है। फिर कुल खर्च का हम यहाँ टोटल करेंगे। फिर आयकर पहले का लाभ, यानी कुल उपज में से कुल खर्च माइनस करेंगे। फिर आयकर का प्रावधान जो हमें सवाल में दिया गया होगा वो हम यहाँ पर उस लाभ का टका निकालेंगे और उसके बाद आयकर पहले के लाभ में से आयकर माइनस करके आयकर के बाद का लाभ निकालेंगे और जो हम पक्की तलपट में ले जाते हैं। ठीक है, यदि कहा जाए तो अभी सिर्फ हमें यहाँ लाभ हानि पत्रक तैयार करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है भंगार का विक्रय, और जब भी भंगार का विक्रय करेंगे तो रोकड़ हमारे पास आएगी, यानी ये हमारे लिए उपज कहलाएगी, यानी ये हम अन्य उपज के अंतर्गत लिखेंगे। यहाँ लिखा जाएगा भंगार का विक्रय और रकम दे रखी है हमें 10,500। जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ अन्य उपज में एक ही एंट्री हो, 2 एंट्री भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे प्लस करके दूसरा भी अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं और रकम टोटल हम यहाँ पे दर्शा देंगे। सॉरी, यहाँ पे 10,500 है, तो अभी तो मात्र इसमें एक ही एंट्री है, इसीलिए हम एक ही एंट्री कर रहे हैं। नहीं, अगर 2 एंट्री है तो हम यहाँ पर सिर्फ प्लस करके दर्शाना है, रकम में दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर है उपयोग में ली गई माल की लागत। उपयोग में लिए गए माल की लागत आपको दिया है 87,500, यानी ये कहलाएगा खरीदी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपयोग में ली गई माल की लागत। उपयोग में यानी जो हम उपयोग में ले रहे हैं माल, यानी हम जो उसके पीछे खर्चा हुआ है, एक प्रकार से वो खरीदी ही कहलाता है, तो वो कहलाएगा 1,87,500। फिर दिया गया है वेतन, और वेतन हम किसको देते हैं? कर्मचारी को। तो कर्मचारियों के लाभ का खर्च है ये वेतन, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 78,000। फिर है चुकाया ब्याज। चुकाया ब्याज एक वित्तीय लागत है, वित्तीय से संबंधित है, इसलिए चुकाया ब्याज यहाँ लिखा जाएगा। ये है 9,000 रुपये। फिर बिक्री आपको ऑलरेडी दे रखी है और एक बार हम देख लेंगे कहीं बिक्री वापसी तो नहीं है, नहीं है, इसलिए बिक्री डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। 3,81,001 दी गई है हमें। तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन हमें डायरेक्ट दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन, और डायरेक्ट है इसीलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक होता तो माइनस करके हम लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट दिया लिखा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर देंगे 12,000। फिर है ऑफिस और प्रबंधकीय खर्च, और ऑफिस और प्रबंधकीय खर्च ये अन्य खर्च के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका अलग से कोई शीर्षक नहीं है। ऑफिस और प्रबंधकीय खर्च, इसको लिखेंगे 15,600। और घिसाई दी है आपको, और घिसाई अपलिखित रकम में इसका आएगा घिसाई, तो यहाँ पर घिसाई लिखी जाएगी। घिसाई डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, और ये दी है आपको घिसाई 84,000। और फिर दिया गया है करवेरा का प्रावधान, लाभ का 30%, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे लाभ का 30%। जब अब सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। प्रत्यक्ष खर्च हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो प्रत्यक्ष खर्च नहीं दिया है तो यहाँ पर हम इसको डैश कर देंगे। जो चीज़ नहीं दी गई है तो वहाँ पे डैश कर दी जाती है। अब हमें टोटल करने की बारी आ रही है। 3,81,000 और 10,500 टोटल करेंगे तो ये कुल उपज दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 3,91,500।
अब ये जितने खर्चे हैं उसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे कुल खर्च आएगा 3,86,100। और यहाँ पे लिखा है आयकर पहले का लाभ, 3 में से 4 माइनस, यानी तीसरा पॉइंट है उसमें से चौथा जो टोटल है उसको माइनस करेंगे। 3,91,500 में 3,86,100 माइनस करेंगे तो आएगा 5,400। और आयकर का प्रावधान दिए लाभ का 30%, मतलब 5,400 का 30% निकालेंगे हम तो आएगा 1,620। और आयकर घटाने के बाद का लाभ है, यानी पांचवें में से छठा माइनस करते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसको हम कोष्टक में भी दर्शा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस करना है। तो ये आएगा 3,780। मतलब आपका जो लाभ आ रहा है आयकर के घटाने के बाद का लाभ वो है 3,780। और इस आयकर के घटाने के बाद के लाभ को हम कहाँ ले जाते हैं, पक्की तलपट में ले जाते हैं। जब हम पक्की तलपट तैयार करेंगे दोनों साथ में, तब हम ये सवाल अच्छे से सीखेंगे कि ये किधर लिखा जाता है। आयकर का प्रावधान भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने इसके पहले किया था कि अल्पकालीन जवाबदारी है, एक दायित्व है, अल्पकालीन प्रावधान है, वहां पे लिखा जाता है। और जो ये लाभ आता है इसको हम अनामत और आधिक्य के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें सिर्फ लाभानी पत्रक ही बनाना था। और सवाल में कितने बार बोर्ड में ऐसा हुआ भी है कि मात्र लाभानी पत्रक भी पूछा गया है, या फिर पक्की तलपट भी पूछा गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा वार्षिक हिसाब पूछ लें आपको, पक्की तलपट भी बनाओ और लाभानी भी बनाओ, ठीक है। तो वो पेपर सेटर पर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी हमें पत्रक मेन हमारे लिए है कि पत्रक हमें तैयार होना चाहिए। बार बार मैं ये शब्द का उपयोग इसीलिए कर रही हूँ कि पत्रक अगर आपको तैयार हो गया तो सवाल भी में कुछ भी नहीं है। 11 नंबर आपके लिए लाना एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है 11 नंबर लाने में। लेकिन बशर्ते क्या कि हमें सिर्फ पत्रक तैयार होना चाहिए, पत्रक की एंट्रियाँ तैयार होनी चाहिए, सब एंट्री तैयार होनी चाहिए, और कौन सी डिटेल कहाँ पर आती है ये हमें पता होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और सवाल जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। स्वाध्याय के तो करना ही है सवाल सारे, और साथ में उदाहरण भी आप लोग करिए। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से सवाल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप एक बार एंट्री पढ़ेंगे तुरंत आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एंट्री कहाँ पे लिखनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।